हेलो एवरीवन, आइए आज बात करते हैं राइटिंग टास्क के बारे में। चाहे जीटी है, चाहे एकेडमिक है, चाहे राइटिंग टास्क 1 है, चाहे 2 है, जो आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, ये आइडियाज़, ये डिटेल सब में काम आएगी। ये सबके लिए इक्वल है। सबसे पहले बात करते हैं कि राइटिंग टास्क में आपकी मार्किंग किन बेसिस पे होती है, क्योंकि अगर हम वो समझ जाएंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है। राइट। तो हमारी जो मार्किंग होती है राइटिंग टास्क में वो 4 बेसिस पे होती है, 4 बेसिस पे होती है। फर्स्ट है टास्क रिस्पॉन्स, सेकंड है स्ट्रक्चर, कोहेजन और कोहेरेंस, देन इट्स लेक्सिकल रिसोर्सेज एंड देन ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। इसके डिटेल में डिस्कस करते हैं। टास्क रिस्पॉन्स से मतलब क्या है, पहले भी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुकी हूँ। टास्क रिस्पॉन्स से मतलब है कि क्वेश्चन को समझते हुए उसका एक्यूरेटली आंसर करना और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होनी चाहिए टुवर्ड्स योर आंसर। छोटा सा एग्जांपल देके समझाती हूँ कि कोई क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसमें उन्होंने पूछा है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, डिस्कस बोथ व्यूज। उसमें अपना ओपिनियन नहीं देना है, सिर्फ डिस्कस बोथ व्यूज अगर लिखा हुआ है। जब तक आपकी राय ना मांगी जाए अपनी राय मत दीजिए, जब मांगी जाए तो जरूर दीजिए। इसे कहते हैं टास्क। ये एक टास्क रिस्पॉन्स का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। एक थीसिस दिया होता है और उसके बाद क्वेश्चन पूछा होता है। थीसिस में जो जो बात उन्होंने लिखी है, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस हो। उस थीसिस के एक पार्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन बेस हो सकता है। तो ये चीज हमें डिटेल में पढ़ते हुए, देखते हुए, उस चीज को हमने क्वेश्चन को समझते हुए उसका हमें जवाब देना है। जैसे कि क्वेश्चन है कि nowadays loads of people are moving in foreign after studies, what are the advantages and disadvantages of this। ठीक है। तो लोग फॉरेन में क्यों जा रहे हैं, उनके पीछे की वजहें हमें नहीं बतानी है। उनका फायदा और नुकसान क्या है जाने का, उसकी वजह बतानी है। तो यहाँ पे टास्क रिस्पॉन्स हमें मैटर करता है कि हम किस चीज को पकड़ के किस चीज का जवाब दे रहे हैं, हमसे पूछा क्या गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस सेकंड जो पार्ट है दैट इज स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं कुछ लोग कोहेजन और कोहेरेंस भी बोलते हैं। उसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि द फैक्ट्स एंड आइडियाज इन अ लॉजिकल ऑर्डर along with proper paragraphing, that is cohesion and coherence, that is structure of the paragraph। आपको ये तो समझ में आता है, सबको ही पता है कि पहले इंट्रोडक्शन देना है, देन बॉडी पैराग्राफ 1, देन बॉडी पैराग्राफ 2 एंड देन सम अप। ये सबको पता है, लेकिन उसके अंदर आपको थीसिस भी लिखनी है, पैराफ्रेजिंग भी करनी है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी देनी है, एग्जाम्पल्स के साथ देना है, और जो आपके फैक्ट्स और आइडियाज हैं वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए। दैट इज कॉल्ड कोहेजन एंड कोहेरेंस। ठीक है। देन आता है लेक्सिकल रिसोर्सेज। लेक्सिकल रिसोर्सेज क्या है? वाइड रेंज ऑफ वोकैब, दैट इज लेक्सिकल रिसोर्स। वाइड रेंज ऑफ वोकैब आपको यूज करनी है। बहुत कॉमन ओवर यूज्ड जो वर्ड्स हैं वो इस्तेमाल नहीं करने हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, वेरी को अवॉइड करना है, एंड को अवॉइड करना है, बट को अवॉइड करना है, और बहुत ही जो कॉमनली यूज वर्ड्स हैं, ब्यूटीफुल, बिग, स्मॉल, इस तरह के वर्ड्स को अवॉइड करना है। इनकी बजाय जो बेहतर इनके वो सिनोनिम्स हैं वो आपको इस्तेमाल करने हैं। दूसरा, यहाँ पे मैं एक और भी चीज़ ऐड करती हूँ। समटाइम्स मैंने देखा स्टूडेंट्स कहते हैं मैम मैंने ना बहुत सारे सिनोनिम याद कर लिए हैं। अच्छी बात है, सिनोनिम्स याद करने चाहिए, काम आएंगे, लेकिन हर सिनोनिम एक दूसरे की जगह पे नहीं इस्तेमाल करना। सिर्फ वोकैब आपके याद नहीं होनी चाहिए, उसको आपको प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो शब्द आपके पास है उस शब्द को इस्तेमाल कहाँ और कैसे करना है। जहाँ भी आप क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ भी ले रहे हैं, अपने इंस्ट्रक्टर के साथ, अपने ट्रेनर के साथ डिस्कस करें और उनसे डिटेल में इन चीज़ों को समझें। देन आती है हमारी ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। शायद आप ग्रामेटिकल रेंज को समझते ही हैं। ग्रामेटिकल रेंज से यहाँ मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए। आई एम गोइंग, शी इज़ हैविंग फूड, और शी ईट्स फ्रूट्स,
इट्स नॉट द ग्रामेटिकल रेंज। ग्रामेटिकल रेंज से यहाँ पे मतलब है आपको एक्टिव पैसिव वॉइसेस आने चाहिए, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस विद एक्यूरेट ग्रामर आना चाहिए, और जीरंड से आपको स्टार्टिंग आनी चाहिए सेंटेंसेस की। डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑल्सो कम्स अंडर ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। इस चीज का प्लीज ध्यान रखिए। सिंपल सिंपल सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं, एक ही तरह के सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं, सिर्फ एक्टिव में आपको सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं, पैसिव वॉइस भी आपको रखना है। दिस शुड बी इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट, दिस शुड बी डन बाय पीपल, दिस parameters should be taken by government and people, something like that. I'm saying just in a very like normal way, just to make you understand. Sentences आपको वो इस्तेमाल करने हैं जिनकी स्टार्टिंग जीरन से होती है, taking these parameters into consideration, और by imposing these high taxes on the people by government, something like that. ठीक है, living country to earn money, or to climbing up on the career ladder is not a bad idea, something like that. And speaking, ये speaking में भी काम करेगा आपको। तो जीरंड से स्टार्टिंग, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, राइट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये चार चीज़ें, टास्क रिस्पॉन्स, कोहेजन एंड कोहेरेंस, लेक्सिकल रिसोर्सेज एंड ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, इन चार चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको अपना राइटिंग टास्क, इवन आपको अपना स्पीकिंग टास्क कंप्लीट करना है, तो आप बेहतर कर पाएंगे। प्लानिंग करें। एक तो आप जब राइटिंग में हमेशा प्लानिंग करें, राइटिंग कर जो लिखते हुए, लेटर लिखते हुए, ऐसे लिखते हुए ये ध्यान दें कि आपको थोड़ा सा टाइम प्लानिंग पे लगाना है, उसके बाद आपको लिखना शुरू करना है। नहीं तो मिटाते रह जाएंगे, लिखते रह जाएंगे, बाद में याद आएगा अरे ये आइडिया मैंने गलत कर दिया, ये ग्रामर यहाँ पे गलत कर दी, उसको मिटाना है, लिखना है। तो बेहतर है कि 5 मिनट, 4-5 मिनट अपना प्लानिंग पे लगाएं, उसके बाद करें। कनेक्टर्स का इस्तेमाल करें। कनेक्टर्स के बारे में मैंने एक कन्फ्यूजन देखी है, मोस्टली लोगों को लगता है मैम मुझे बहुत सारे कनेक्टर्स आते हैं। बहुत ज़्यादा भी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ना समटाइम्स, क्योंकि हमारे पास आइल्स की तैयारी करने के लिए लिमिटेड ही टाइम होता है, तो उस टाइम को हमने वेस्ट नहीं करना है अननेसेसरी की चीज़ों पे। 10 से 15 कनेक्टर्स आपको चाहिए स्पीकिंग में, टाइपिंग टास्क 1 में और टास्क 2 में। उतने ही कनेक्टर्स याद कर लें, उनका सही तरीके से इस्तेमाल आना चाहिए। मोर ओवर की जगह हाउएवर की जगह मोर ओवर नहीं इस्तेमाल करना है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये बेहतर तरीके से समझ लें। कनेक्टर सिर्फ 10 से 15 याद कर लें, काफी हैं। बट की जगह क्या इस्तेमाल होगा, ये एंड की जगह क्या क्या कनेक्टर्स इस्तेमाल हम कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन कनेक्टर्स हैं, इनको यूज नहीं करना है। सो कुछ कनेक्टर्स हैं लाइक हाउएवर, नॉनदलेस, नेवरदलेस, मोर ओवर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, समथिंग लाइक दैट। ये 10 से 15 आप याद कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा राइटिंग पे और आपके क्या क्वेश्चंस हैं, क्या आप और जानना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये डाल दीजिए, ताकि मैं उसके ऊपर आपको एक डिटेल्ड वीडियो बना पाऊँ, और कुछ और शायद मैं बेहतर आप लोगों के लिए कर पाऊँ, जिससे आप लोगों को एक आगे एक हेल्प मिले। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग बहुत बार बार आपको टेस्ट देने पड़े, बार बार आपको आईएलटीएस एग्जाम में अपीयर होना पड़े। आई जस्ट ऑलवेज वांट कि आपका वन टाइम में ही डिजायर्ड बैंड आपके आ जाएं। और बीइंग अ टीचर, इससे ज़्यादा खुशी की बात किसी भी टीचर के लिए कुछ नहीं होती, जब उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स का जो है एक ही बार में उनके डिजायर्ड बैंड जो है उनको मिल जाते हैं। तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि मैं और किस टॉपिक पे और किस चीज़ को एड्रेस करते हुए आपके लिए वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। थैंक यू।